अब बुक बंद करो, इधर ध्यान दो। देखो अभी जो टॉपिक हम करने जाने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके आगे आपने सुना होगा AS3 रिवाइज्ड। क्या है ये? AS3 रिवाइज्ड। वैसे देखा जाए तो ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और रिवाइज्ड वर्ड, जब ये रिवाइज्ड शब्द कब इस्तेमाल करते हैं? रिवाइज्ड शब्द मतलब इसमें कुछ अमेंडमेंट आया है, कुछ नया आया है, तब जाके ये लोग रिवाइज्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो ये एक चैप्टर भी है, और वैसे देखा जाए तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैसे देखा जाए तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। देखो ध्यान से सुनना, दोनों में फर्क है। नोट्स ऑन अकाउंट नहीं है, नोट्स टू अकाउंट है। मतलब नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नीचे जो नोट दिए गए हैं इट इज ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक चीज होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब ये, हालांकि ये ज्यादातर केस में लिस्टेड कंपनी जो होती है उनको ही बनाना कंपल्सरी होता है, और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऐसा जनरली माना जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट अपने इंटरनल पर्पस के लिए, जानने के लिए भी अगर बनाना चाहता है तो बना सकता है। कभी कभी बैंक जो है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के पास से मांगते हैं कि आप अपना कैश फ्लो दे दो। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी कभी मांगते हैं कि आप अपना कैश फ्लो दे दो। इससे क्या जानकारी मिलती है ये मैं आपको बता दूंगा। अब होता है कि सर व्हाट इज कैश फ्लो। तो ध्यान से सुनना। फ्लो मतलब आवन जावन, बरोबर है? आपको शायद ये एक अकाउंट आपने देखा होगा, कैश अकाउंट या कैश बुक। यस और नो, ये देखा है आपने? कैश बुक, कैश अकाउंट, ये बनाते हैं। फिर भी ये अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों? सिंपल सी बात है ना कि कैश बुक तो कोई भी बिजनेस, छोटा हो बड़ा हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कोई भी कंपनी, समझ में आ रहा है? छोटा हो बड़ा हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, किसी को भी, किसी को भी आप देख लो, किसी की भी बुक, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी, कैश बुक तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में वो कैश अकाउंट या कैश बुक बनाते ही है। 100% बनाते हैं। कोई नहीं बनाता ऐसा हो ही नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश फ्लो? नंबर वन, क्यों कैश फ्लो जरूरी है? ठीक है। अब जैसे कि तुमने अपनी नोट्स में पढ़ा, क्या पढ़ा? गिव मी 1 मिनट। इन्होंने क्या लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज रिलेशनशिप ऑफ probability profitability and cash generating ability, hence qualify for profit of reporting. It is mandatory for listed company and entities with a turnover exceeding 50 करोड़। लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, और ऐसी एंटिटी जो लिस्टेड नहीं है लेकिन 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है। कैश कंप्राइजेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, ओके कोई बात नहीं, इसमें कैश बुक का डिफरेंस वगैरह नहीं है, नो वरीज, ठीक है। तो आप पहले टाइटल दो कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट शोज, नीचे लिखो, इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो of the cash in the business। बिजनेस में कितना
कैश का फ्लो है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, बरोबर है। फिर लिखो इट इज मैंडेटरी फॉर अ लिस्टेड कंपनी, पॉइंट वाइज लिखना है, इस वजह से लिखा है। इट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी एंड एंटिटी with a turnover more than 50 crore। अब लिखना यहाँ पे मीन्स कैश मीन्स रुकना, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। डिमांड डिपॉजिट्स लिखो। हियर कैश मीन्स, हियर कैश मीन्स सिर्फ रोकड़ा नहीं, समझ रहे हैं? यहाँ पे कैश का मतलब बेटा सिर्फ रोकड़ा नहीं समझ लेगा। ठीक है, रोकड़ा नहीं समझने का, उसका मतलब बैंक बैलेंस भी होता है। और यहाँ पे कैश का और एक मतलब होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सुनना, नाउ व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब, हाँ, उसके बराबर, उसके समान। अपन जिस किसी को बोलते हैं ना, ये है मेरा दोस्त लेकिन मेरे भाई जैसा है, इक्विवेलेंट टू माय ब्रदर। समझ में आ रहा है ना? इक्विवेलेंट टू माय ब्रदर, एक्चुअली वो ब्रदर नहीं होगा, बराबर है, बट ही इज अ ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, बराबर ना? ऐसा ही होगा ना? तो कैश इक्विवेलेंट ऐसा होता है कि जो एक्चुअल में कैश नहीं है, लेकिन उनके लक्षण, उनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कॉन्वेक्स टू एन ओरिजिन, ऐसा शेप होता है। मैंने भी डायग्राम ड्रॉ किए हैं, हाँ, अपनी बुक बोर्ड पे नहीं थी, जब मैं पढ़ता था। हाँ, क्या 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 क्या, हाँ बचपन में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इट इज not a cash but has got properties of cash like highly liquid, no significant risk, बराबर ना? या इनसिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसा कौन होता है? जैसे टी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। ये ऐसा होता है
मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 3 months। ये ऐसे हाईली लिक्विड होते हैं कि जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने तक। एमसीक्यू में भी तो पूछ सकते हैं ना आप कि ये जो है ये कौन सी असेट है। इसे कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, हाईली लिक्विड असेट बोलते हैं, ट्रेजरी बिल सुना है ना, टी बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट बॉन्ड, जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो है 3 साल से 3 महीने से कम है, उसे हम कैश ही समझेंगे। क्या समझेंगे इसे हम? कैश। ठीक है, चलो लिखो। क्या है मेरा सवाल कि हम कैश बुक बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, फिर भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना जरूरी है? ये बनाना इसलिए जरूरी है कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ही दे देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले कि ये एक आपको डिफरेंस बता दूं कि कैश फ्लो जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग है, जो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, उसे हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। अब ध्यान से सुनिए कि समझो तुम लड़का देखने गए। अब तुम सोचो कि सर हम क्यों लड़का देखने गए, तुम तो फिर भी समझते हो कि लड़का देखने जाओ। समझो तुम अपनी सिस्टर के लिए लड़का देखने गए, तो तुम क्या देखोगे? व्हाट क्वालिटीज, फाइनेंशियली क्या देखोगे? बोलो। वेल सेटल। अगर मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं कि उनकी पुरखों की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, मतलब बाप दादा की जमीन जायदाद अच्छी है, पर बंदे में समझ जाओ मतलब अच्छा है लेकिन ठीक ठाक, जमीन जायदाद अच्छी है। नहीं, नहीं सिलेक्ट करोगे? नहीं सिलेक्ट, अरे बहुत पैसे वाले। दूसरा ऑप्शन, उनका भाई, रहते हैं सब साथ में, उनका भाई पैसे वाला है, उनके पापा पैसे वाले हैं, सब साथ में ही रहते, तो क्या दिक्कत? हाँ विनय, क्या बोल? बराबर, कल को जाके उसके घर वालों ने उसे लात मारी, हटा सावन की घटा खा बुझा के बत्ती बुझा, तो क्या खाएगा? बराबर। तो हाँ, हाँ, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तुम अपने शेयर होल्डर की निगाहों से देखो। ऐसे कंपनी को देख रहे हो तुम। किसको देख रहे हो? कंपनी को। कि कंपनी जो मेन एक्टिविटी है उसमें कितना दम। समझ में आ रहा है कि कंपनी की मेन एक्टिविटी में क्या दम है? मैं आपको और थोड़ा डिटेल करता हूं। समझो ये अपना, मैं आप समझो मैं खुद एक लिस्टेड कंपनी, मैं वी सुधा, समझ लो। अब मेरी टीचिंग जो है, टीचिंग से समझो मेरी 5 लाख की इनकम, बराबर है? क्लास की समझो, क्लास में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने क्लास, क्लास लिस्टेड कंपनी, ये एक ब्रांच है समझ। फिर हमने जो एफडी रखाई थी पैसे कमा के, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4 लाख। फिर हमारा जो रेंट आ रहा है, जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पे चढ़ाई है, 5 लाख उससे आ रहे हैं, रेंट से 5 लाख आ रहे, एफडी का इंटरेस्ट 5 लाख आ रहा है, और टीचिंग से मतलब फीस वगैरह से, तो टोटल हमारी कमाई जो है, प्रॉफिट 14 लाख रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 14 लाख रुपए। पर तुम्हें क्या देखना चाहिए कि मेन एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, यस और नो? क्योंकि ये जो है ये पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, यस और नो? दूसरी एक बात, प्रॉपर्टीज जो है वो तो मैंने बनाई है, मेन एक्टिविटी में कितना दम, यस और नो?
तो ऐसे तीन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी होता है। क्या होता है? तीन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, कि जितना भी आपका कैश आ रहा है या जितना भी आपका कैश जा रहा है, उसको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करोगे, और वो तीन कैटेगरी का नाम है, सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड तीसरा जो है उसे बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप बोलोगे सर ये डिफरेंस क्या है? हम इसे ऐसा समझो, इसे ए, इसे बी और इसे सी बता देंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? ए, बी, सी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मैंने बिजनेस है कोई, तो समझो गुड्स परचेस किया, गुड्स सेल किया, रेंट दिया, कमीशन दिया, सैलरी दिया, वेजिस चुकाया, कमीशन मिला, रेंट मिला नहीं, कमीशन, बिजनेस रिलेटेड कमीशन मिला, सेल्स परचेस, इसमें क्या क्या दिया देख, कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंटिंग सर्विसेज, फिर कैश रिसीट फ्रॉम कमीशन फीस, रॉयल्टी, फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी, वेजिस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, या तो कैश पेमेंट, या तो हमने पेमेंट किया टैक्सेशन का या टैक्स का रिफंड मिला, ये सब चीजें कहाँ आ जाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मतलब कैन वी से इट इज अवर मेन एक्टिविटी, इट इज अवर डे टू डे एक्टिविटी, इट इज अवर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अपना क्लासेस में बच्चों को पढ़ाना, हेलो, बच्चों को पढ़ाना, फीस लेना, फैकल्टी को पेमेंट देना, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऐसा भी तो होता है ना कि मैं कहीं लेक्चर लेने गया तो मेरा पेमेंट भी आता है, लेक्चर पेमेंट आता है कि नहीं आता है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो मेरी मेरी पर्सनल स्किल गिनोगे तो मेरी टीचिंग इनकम है। पर तुम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो एज अ शेयर होल्डर, ये ब्रांच में, तो तुम्हें यहाँ का प्रॉफिट देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? कि सपोज तुमने कहीं, मतलब हमने, विजय एकेडमी ने कहीं के शेयर्स लिए हुए कोई कंपनी के, उससे डिविडेंड आता है, ये कंपनी ने किसी को लोन दे के रखा है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, हमने कोई प्लॉट लिया, कोई जमीन ली, कोई दुकान लिया, कोई ऑफिस लिया, कोई खर्चा किया, वो सब कहाँ आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा जाता है, वो भी इन्वेस्टिंग, और उससे जो रिटर्न मिलता है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। यस और नो? अब होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मेरे को एक चीज बताओ, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मतलब नाणाकीय, फाइनेंसिंग मतलब क्या? चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि टू फाइनेंस का मतलब क्या है? टू फाइनेंस, व्हाट डज इट मीन बाय टू फाइनेंस? बोलो, बोलो क्या होता है? हाँ, दूसरों को पैसे देने, बरोबर ना, टू फाइनेंस। अबे सिंपल सी बात है, जैसे वीरू, तेरे को फोन लेना है, बरोबर है, अच्छा वाला, तो सिंपल सी बात है, तू अपने पापा की जगह अपने भाई को बोल देगा, भाई जरा फाइनेंस करते ना, भाई का तू सीए थिंक यूज, बरोबर ना, तो तेरा भाई तेरे को फोन फाइनेंस करेगा। क्या करेगा? फोन फाइनेंस करेगा, मतलब पैसे दे देगा उसके, हो सकता है। और हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग मतलब, अब ध्यान से सुनना, कि ये कंपनी का बैलेंस शीट क्या है? ये बैलेंस शीट,
तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर, पहले तो यही होता है, इसे तो बाद में, और लोन, मतलब इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं कि इक्विटी एंड डेट, आया ना, ये दोनों मिलकर बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बोला था ना, इक्विटी और डेट मिलकर फाइनेंस होता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी परिवर्तन आता है, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज परिवर्तन, ये अप गया या डाउन गया, ये अप गया या डाउन गया, सर कैसे, तुमने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, मतलब फाइनेंस आया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर्स बायबैक किए तो फाइनेंस गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हेलो, तुमने डिबेंचर इश्यू किए, पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर रिडीम किए, पैसा गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया, पैसा गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दिया, फाइनेंसिंग। यहां देखना जरा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसमें लफड़ा हो सकता है। इफ रिसीव्ड, आप इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव करते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, आया ना, और अगर आप पे करते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ये सो समझे कि, अबे हाँ या ना, क्लियर, ठीक है, चलो, तो तीनों एक्टिविटी समझ में आया, यस, क्या फिर से देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पढ़ता हूं, तुम भी देखना, देर आर एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब क्या, परचेज करना ना, अपनी सिंपल लैंग्वेज, हेलो, આ બુક નથી તો એમાં જોવાય ને, એટલે હું તો આ બુક માં જ જોઈશ, ભલે સર તમે ગમે એમાંથી પढ़ो, એમ હું, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी जो मैंने आपको समझाया अभी, क्या कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी में पढ़ो सब, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, बराबर ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, बराबर ना, कैश रिसीव कमीशन, मिला कि नहीं, कैश पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह सब। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, दीज आर द एक्टिविटी रिजल्ट, बराबर है, एक्विजिशन ऑफ, क्या होता है, ओनर्स के, फाइनेंसिंग में आ गया, आई एम सॉरी, दीज आर प्रिंसिपल ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, एक्विजिशन और डिस्पोजल, ये रहा, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, बराबर ना, ये कहाँ आएगा तुम्हारा, हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, हाँ बराबर है, तो उसमें कैश पेमेंट टू अक्वायर फिक्स असेट लिखा है ना, फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, कैश पेमेंट रिलेटिंग टू द कंसोलिडेशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कैश received on disposal of fixed asset, loan made to third party, cash received from repayment of loan made to third party, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, और आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। These are these activity result in change in size and composition of owner capital, including preference capital and borrowed capital of the business। मेन करके इसने क्या बोला है, या तो ओनर का कैपिटल या तो लोन कैपिटल, तो देखो ना, कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डेट, बॉन्ड, लोन, अदर बोरोइंग, या तो कैश पेमेंट लोन का, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, અને इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, इज दैट क्लियर, नेट बेसिस रिपोर्टिंग इज अलाउड, बरोबर है, कैश, ये तुम जाने दो, ये तुम्हें अभी वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी डायरेक्टली तुम्हारा क्या आ गया, ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा,
डायरेक्ट मेथड किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड किसे बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये लिख लो, और ये तीनों एक्टिविटी जो है ना, उसके अंदर आप ये क्या बोलते हैं, मैं लिखाता हूँ, चलो आप लिखो, एक काम करो, मैं लिखाता हूँ। स्टार्ट राइटिंग, यहाँ यहाँ यहाँ। लिखा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। अब पहला ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें लिखो इट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में जहां टाइटल लिखा है अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिखो मेन एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस की मेन एक्टिविटी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। खुद के दम पे कितना पैसा कमा रहे हैं, ये होता है। चलो, क्या लिखा? इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ, नहीं, इट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। इट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, rendering of services, collection of fees, royalties, commission, income tax refund, etc. And cash payment for purchase of goods, services, and payment of regular expenses like salaries, wages, rent, electricity, etc. Payment of income tax। हाँ, बोल करो। लोन में आपका, लोन, लोन में आपका
देख, लोन जब रिसीव करते तो यहाँ, लोन रीपे करते तो यहाँ, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन टेकन और रीपेमेंट ऑफ लोन, हफ्ता मतलब वही हुआ ना। और हफ्ता जो होता है दरअसल, उसमें भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ईएमआई होता है, उसमें दो पार्ट होता है, एक इंटरेस्ट पार्ट होता है और एक प्रिंसिपल पार्ट होता है, बरोबर ना। इंटरेस्ट पार्ट होता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी। गुड क्वेश्चन। आज तक मेरे को कोई किसी भी ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, अब तक कैश फ्लो करा दिया, सब हाँ ही करते, किसी ने दिमाग नहीं लगाया तो सर आ क्या है। आप, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सोच लो, और कुछ ध्यान में आ रहा है तो मजा आएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। क्या? तो भी वही है ना, लोन रिसीव किए, लोन रिसीव किए, हफ्ता नहीं, वो हफ्ता का मैं बाद में समझाता हूँ। लोन रिसीव किए तो डेट, लोन रिसीव किए तो डेट, डेट लिया, और ईएमआई पे कर रहे हैं, मतलब क्या, रीपेमेंट ऑफ लोन। हाँ, अब क्या, हमने किसी को लोन दिया, इन्वेस्टिगेट, क्यों? सपोज मैंने तेरे को लोन दिया, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सब लोग लाइक, ध्यान से सुन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुम अपने जहन में एक चीज डाल दो कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है उनमें पैसा डाल के तुम पैसा कमा रहे हो। रिसोर्सेस, रोकड़ा रुपया तुम बैंक में डाल के एफडी का इंटरेस्ट खा रहे हो, तो रिसोर्सेस डाल के पैसा कमा। प्रॉपर्टी ले लिया, उसे रेंट पे चढ़ा दिया, रिसोर्सेस का उपयोग करके तुम पैसे कमा रहे हो। किसी को लोन दिया तो रुपया, पैसा, रिसोर्सेस डाल के पैसा कमा रहे हो। तुमने कोई ऐसा फॉर्मूला इन अभी, जैसे, जैसे मैं आपको एक और चीज बोलूं, सपोज मैंने अपना जेकेएससी का कोई ब्रांड नेम लिया, अब मैं इसकी सब फ्रेंचाइजी देता हूँ किसी को, कि समझो मुझे सालाना 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं उसे, खाली नाम यूज का रेंट, बराबर है, नाम इस्तेमाल करने का रेंट। तो मेरे को अगर 5 देने हैं, तो मैं किसी को 2 पे दे देता हूँ, 2 लाख पे, तो मेरा उतना बर्डन कम हो गया ना, कि मेरा ये असेट जो है ये मैंने किसी और को दिया, मैं भी यूज कर रहा हूँ, उसको भी यूज करने दे रहा हूँ, तो उससे भी मेरे को 2 लाख रिकवर हो गए। समझ में आता है? गुडविल यूज करने दे रहा हूँ, ऐसा ही हुआ ना। तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब जहां से हमें पैसा, इनकम मिल रहा है, किसके बदले, कि हमें पहले कुछ पैसे डालने पड़ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, फिर हमें रिटर्न मिल रहा है। दूसरी एक बात, जरूरी नहीं है कि रोकड़ा ही मिले। जैसे ये मैंने क्लासरूम लिया, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही हुई, क्योंकि इससे मेरे को क्लासरूम लेने में आसानी होगी, मेरे को रेंट नहीं देना पड़ेगा, एयर कंडीशन लिए, लैपटॉप लिए, सब कैमरा सेटअप किया, वो क्यों? ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब इसमें देखा ना, कि फिक्स असेट लिया, लॉन्ग टर्म असेट लिया, लैंड लिया, बिल्डिंग लिया, प्लांट लिया, फर्नीचर लिया, गुडविल लिया, ट्रेडमार्क लिया, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये सब तेरे को रिटर्न कमा के देंगे। एग्जैक्टली रोकड़ा नहीं दे सकते, ये ऐसे मेरे को क्या रोकड़ा पैसा दे रहा है, रोकड़ा पैसा दे रहा है भाड़ू रही कुछ है कहीं ऐसी में कलाक बेचवाना 25 रुपया, ऐसा तो नहीं है। बट ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथ कर रहा है ना, समझा? बीजू भाई, કેમ બગાસા કરે છે ભાઈ? और चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बोला मैंने, कि आपको एक फिक्स असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी ले रहे हो,
वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उससे जो रिटर्न मिलता है वो भी क्या है, इन्वेस्टिंग। ये दो में क्या है मालूम कि देखो, तुम जब छोटे थे, हम, वैसे तुम नहीं, हम जब छोटे थे तो क्या था मालूम है कि घर के सदस्य के साथ हम साथ में उंगली पकड़ के चले ही जाते थे, बरोबर से। मेरे को तो याद है, वो अगर शादी में जा रहे हैं तो भी मेरे को जाना होता था। ये उठवणाમાં જાય તોય મારે જવાનું, બારગામ જવાનું તો આપણે રેડી જ હોય ઓલવેઝ, બરોબર ને, નાના હોય તો આપણે ટાટા જાવું. હવે આપણે કંટાળીએ ન જ જવું ટાટા, ઘરે રહેવા દે નહીં યાર, બરોબર છે ને. હવે ટાટા જાવું હવે નથી કરતા બહુ. तो जहां बाप होता है वहां बेटा होता ही नहीं, बाप के साथ बेटा होता ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, बाप मतलब कौन? परचेज ऑफ फिक्स असेट, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये बाप। उसका बेटा कौन है? उसका रेंट, फिक्स असेट से रेंट आया, ट्रेडमार्क से रॉयल्टी आई, गुडविल से रॉयल्टी आई, है ना? तो जो भी उससे रिलेटेड है वो सब यहाँ है ना? वहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बाप क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, जो इक्विटी शेयर्स रिडीम किए या इश्यू किए, डिबेंचर्स इश्यू किए या रिडीम किए, लोन रीपे किया या लिया, ये बात है। तो उससे उसके बच्चे कौन है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, वो बच्चे कहाँ आएंगे? यहाँ पे। इज दैट क्लियर एवरीवन? सब समझ में आया कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, बाप जहां आएगा बच्चे वहीं आएंगे ना। दैट्स इट। नाउ यू कैन कॉपी इट डाउन, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिए हैं वो। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसा लिखो, ये वर्डिंग बराबर ही है कि these are the acquisition and disposal of long term assets such as land, building, और फिर जो उन्होंने एग्जांपल लिए हैं, बराबर है वो, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितने एग्जांपल लिए हैं वो, ये दोनों, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, सी दी एग्जांपल्स, रीड करो। तीनों एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी हमें क्लासिफाई करनी है। हमें क्या करना है? क्लासिफाई। अब तुम तीनों एक्टिविटी रीड करो, और इसमें फिर से तुम्हें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को पूछो। तीनों एक्टिविटी रीड करो, और फिर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को पूछ लो।
बोलो तो मुझे कितना आ रहा है। हम्म? बोलो भाई। वन चलिए 1,64। नाउ यू पीपल आर सीइंग। चलो उसमें से ये सब बना 1,64,000। अब सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। हाँ यहाँ छोड़ो। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? मतलब कितना हमने ये साल में कमाया? 66,000 बराबर ना। हमारे पास 15,000 थे और अभी हमारे पास 81,000 है, तो डिफरेंस हमने 66,000 इसमें कमाया। यस और नो? समझो ये राजा लिमिटेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? राजा लिमिटेड। और तुम्हें राजा लिमिटेड में, बराबर है, राजा लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? राजा लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है। तो तुमने क्या देखा? एक साल में 66,000 रुपीज कमा लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? सही बात है। खुश तो बहुत हुए होंगे तुम। ये तुम्हारा क्या है? कैश बुक है। क्या है ये? लेकिन बेटे कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसीलिए इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कभी कभी तुमने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, हमारे घर में भी किसी ने कुछ एक ओपिनियन दिया कि ऐसा है कोई रिलेटिव के बारे में। फिर आपने एक माइंड बना लिया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। कभी तुम्हें दूसरे एंगल की स्टोरी सुनने का मौका ही नहीं मिला। और जब तुम दूसरे एंगल की स्टोरी सुनते हो तो तुम्हें लगता है यार हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। मतलब अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि हमने दो साइड की स्टोरी सुनी नहीं। ठीक है। और एक ही साइड की स्टोरी सुनी है। अब मेरे को आप ए बी सी के हिसाब से बताते जाएंगे कि ये एक्टिविटी में हम किसको कहाँ डिवाइड करेंगे। रेंट हमें मिला तो बी। यस और नो? डिविडेंड हमें मिला तो बी। सी कौन बोली? हाँ इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट हमें मिला 12% के डिवेंचर। सी इक्विटी शेयर कैपिटल। सी ट्रेड कमीशन। ए बराबर ना? सेल्स। ए यस और नो? जस्ट अ मिनट। तब मैं इधर ध्यान दो। सैलरी ए। परचेस वेजेस 8% डिवेंचर 9% प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या समझेंगे? हैं? रिडीम किए हैं। हाँ क्यों रिडीम कर रहा है? ये क्या इश्यू किया है? अबे कैश बुक के क्रेडिट साइड आएगा मतलब पैसा जा रहा है ना। क्या है यार? अरे भाई फर्नीचर। फर्नीचर लिया कि दिया है? फर्नीचर दिया कि लिया? लिया तो पैसा जाए ना। प्लांट बी। यस और नो? सब लोग मेरे साथ? पक्का? ओके वेरी नाइस। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनाएंगे।
यहाँ हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस और नो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पैसा कहां से आएगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, कितना है ये 30,000, 30, सब लोग मेरे साथ। फिर ट्रेड कमीशन, कमीशन तो कितना मिला 15,000, तो हमारे पास पैसा कितना हो गया 45,000। उसमें से पैसा जा कितना रहा है माइनस सैलरी, यस और नो, कितना गया बोले 3,000। फिर गया परचेस, कितने का बोले 20,000। फिर यहाँ पे वेजेस कितना गया 5,000, कितना हुआ? अबे झंडू बोलो है 17,000, यस और नो 17,000। फिर बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वैसे तो फुल फॉर्म लिखना चाहिए बराबर ना, पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ कारण कि मेरे पास हो गया तो होना बार, तो फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को देखने वाले कौन है? मेरे चाहने वाले। और तुम्हारा जो देखेगा वो तुम्हारा चाहने वाला नहीं है, समझ में आया ना? मेरी गलती भी हो गई तो मेरे चाहने वाले मेरे को माफ कर दिया ना। जरा जरा बोलो, कंसेप्चुअल में टाइपिंग एरर, हमारा मार्क्स कट थी जैसे, तो तुम पूछ सकते हो सर आना मतलब, वो तेरे को पूछने की डायरेक्ट नहीं आ रही किसी दो ऊपर लगे तो और डबो ना चाहिए एमन सती आहु लेकिन उससे सीधो कपड़े मारते। अरे ऐसा होगा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में मार्क्स कटेंगे, बट आदत रखोगे। अब बी ना, रेंट हाउ मच 4,000। फिर डिविडेंड 7,000। फिर इंटरेस्ट 3,000। फिर माइनस फर्नीचर 20,000, माइनस प्लांट 10,000। बोलो माइनस बाली उम्र 1,000, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। यहाँ नेगेटिव है इसलिए जरा अदब से तहजीब से लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैसे यूज क्या, और यहां होता तो कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग, बराबर है ना? वैसे कभी कभी मॉड्यूल भी गवर्नमेंट ठोकम ठोक कर दे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी लैंग्वेज बराबर है। जैसे कि तुम्हारी सिस्टर के घर पे अपन जाते हैं, शादीशुदा बहन के घर या बुआ के घर, उसके घर पे खाना खाया, पानी पिया, शरबत पिया, चाय पिया, नाश्ता किया, तो कुछ देखे आते हैं, कुछ देखे आते हैं। એમનો આવકારી કોઈ દિવસ નહીં, ભલે જેવી પરિસ્થિતિ જે પહોંચાય તો કોઈ દિવસ એમનું આપણે એમ કે દીકરી દૂર ના લે, સાચી વાત છે, કોઈ દિવસ નહીં, નેવર, સહી વાત ને? તો આપણે એમ કે 500 ની અડી એમ કે बात सही है 500 गए, बट उसे हम अलग तरीके से भी तो कह सकते हैं 500 सारा काम हुआ था। आप आपके पेरेंट्स के शब्द सुनना, धर्म કાર્યમાં કે સારા કામ પૈસા વપરાણ ઉલટા કે ઘરમાંથી તો એમ ગયા ને તો क्या शब्द बोलेंगे? सारा काम पैसा वपराण, बराबर ને? हवन में पैसा फाड़ो लखायो या कुछ कहीं कंट्रीब्यूशन दिया अच्छी जगह, क्या बोलेंगे? सारा काम पैसा, अच्छे काम के लिए पैसे दे, इनके डिग्री दौड़ो गई, ऐसे शब्द नहीं बोलते, बराबर ऐसा है। ठीक है चलो सी, कैश, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान से सुनना। पैसा कहां से आ रहा है 12%,
डिबेंचर्स कितने का 50,000। પછી इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 40,000 एक दो फिर -8% डिबेंचर हाउ मच 15,000 फिर 9% प्रेफरेंस शेयर हाउ मच 10,000 तो कितना हुआ 65,000 यस और नो। अब ध्यान से सुनिए ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,000 ध्यान से सुनना है ओपनिंग बैलेंस 15,000 प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो फिर जो मिलेगा वो हो जाएगा कैश अरे क्लोजिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसा सी एंड सीई ये ओपनिंग बैलेंस को सी एंड सीई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं एक काम करता हूं थोड़ा लिखता हूं इस तरीके से कि तुम्हें कॉपी करने में टेंशन नहीं क्या लिखता हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ठीक है कितना 15,000 प्लस नेट इन net increase or decrease in cash and cash equivalent is equal to closing balance of cash and cash equivalent net increase है या decrease है 17 -16 तो नेट क्या हुआ है इंक्रीज कितना 66,000 तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 81,000 आ गया 81,000 ठीक है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये तो हम बना ही रहे थे फिर ये क्यों बनाया तो मतलब कर दिया सर मैंने से लिखना और मतलब जैसा कोई डांस कर रहा कि 66,000 तब पता चला खाली बतर कितना है सिर्फ 17,000 ही डांस मत कर वो अरकान जरूर नहीं इज दैट क्लियर औकात दिख गई इससे तेरी औकात नहीं दिखती कंपनी आई मीन कैश बुक से कंपनी की औकात नहीं दिखती कैश फ्लो से कंपनी की औकात दिख जाती इसलिए जरूरी अब ध्यान से सुनिए कि जो लिस्टेड कंपनी उनकी कैश बुक कितनी बड़ी होगी आप समझो रिलायंस की बराबर है टीसीएस की कितनी बड़ी कैश बुक तो मतलब पेजेस मतलब 100 किलोमीटर दूर तक तो पेज बिछा देगा तब भी वो खत्म नहीं होगा तो तू उसका एनालिसिस कैसे करेगा गड़बड़ा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी भी बड़ी अब्जों की कंपनी एक पेज में कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाए तेरे को ये तीन एक्टिविटी का टोटल पता चल जाता है कि यहां से कितना यहां से कितना और यहां से कितना और तेरे को कंपनी का साउंडनेस देखना है कि दम कितना है बस खाली ये देख ले फिर तू उसमें इन्वेस्ट कर सकता है एज अ शेयर होल्डर अब मेरे को डिफरेंस बताने की जरूरत है कि व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेटर देन कैश बुक मैं थियोरेटिकली भी तो बता सकता था ना कि देखो इसमें सब है इसमें सब है नहीं ये नहीं ये तुम बोलने चाहिए डेमो के साथ हाँ इसलिए जरूरी समझ में आया और इसके साथ तुम्हारा फॉर्मेट भी तो क्लियर हुआ ना कि एक्टिविटी कैसे प्लस कैसे माइनस कैसे प्लस कैसे माइनस डालने का ठीक है ना अब कॉपी कर लो समझा ऑनलाइन सबको ओके अब इसके अंदर
मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, आप छोटा सा एक लिख लो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बराबर है, रिसीव्ड तो क्या, एंड पेड तो क्या। रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड पेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बात छोटी है बट फिर भी इट मस्ट बी देयर। अब इसको प्रेजेंट करने के, कैश फ्लो को प्रेजेंट करने के दो मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। क्या है ये? एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट। लिखो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मेथड। कैश फ्लो को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, दो तरीके से तुम प्रेजेंट कर सकते हो, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट। देखा? अब व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट। वैसे देखा जाए तो आंसर दोनों में सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये भी लिख लो। देयर इज अ चेंज इन प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ ओनली operating activity, investing and financing activity remains same। दोनों मेथड में, दोनों मेथड में जो प्रेजेंटेशन करना है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसमें खाली डिफरेंस आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल रिमेन सेम, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये होता है। अब हमें इसका एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट। पहले मैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट दिखाता हूं आपको। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट जो है वो इट इज सिमिलर टू, हमने जो एग्जांपल किया ना उसके जैसा ही, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप चाहो तो मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो, बरोबर? एक पेज लगेगा उसमें, एक पेज लगेगा। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, पेमेंट टू सप्लायर्स
एम्प्लॉइज, ठीक है। माइनस इनकम टैक्स पेड, कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये डायरेक्ट मेथड। अब मैं जो आपको फॉर्मेट देने वाला हूं, देखो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। कैसे सुनना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब इन्वेस्टिंग फाइनेंस, वो तो उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो जो डिफरेंस है पहले वो दिखा देता हूं मैं, कि भाई डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो पूछे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जगह ऐसे जाएगी, और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मेट साथ में लिखते हैं। एक काम करो, એ હજી પેલું કરીએ આપણે, साथ में लिखो कैश फ्रॉम, ये अब क्या लिखेंगे हम, इन डायरेक्ट मेथड। क्या है ये, इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला क्या आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ इस तरीके से। लॉजिक वगैरह मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एक काम करो, स्टॉप राइटिंग, पहले खाली देख लो। इसमें क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, मतलब हमें क्या चाहिए, कौन सी एक्टिविटी चाहिए। तो इसके अंदर जो नॉन कैश आइटम घुसी हुई वो कौन सी, डेप्रिसिएशन। नॉन कैश है ना, बैंक रोकड़ खर्च। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो इसमें घुसा हुआ है उसको हम निकाल देंगे। मैं आपको एक थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ। समझो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। समझो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10,000, यहाँ पे बाय जीबी समझो 2,10,000। ध्यान से सुनो, यहाँ पे डिविडेंड है 20,000, ये सो। फिर यहाँ पे 2 लॉस ड्यू टू फायर, ऐसे બેસવું પડશે તો વાંચડી કઈ દો એક વાગ્યાનું કહી દો।
लॉस ड्यू टू फायर 20,000। ये कैसा लॉस? रेगुलर लॉस नहीं, नॉन ऑपरेटिंग लॉस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टू सैलरी 10,000, यस और टू परचेस 50,000, यस और अब ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 1,40,000। अब इसको मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना कि नेट प्रॉफिट 1,40,000 आया ना। लेकिन बेटा तू सुन कि 10,000 तो डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है कि नहीं, आया ना। तो मैं प्लस क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन 10,000, यस और नो। फिर ये ऐसा लॉस है कि जो सारा ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, मेरे प्रॉफिट को अननेसेसरी कम कर दिया, तो 20,000। या तो समझो ये लॉस ड्यू टू फायर नहीं है, मैं आपको और सिंपल समझाता हूं कि समझो ये तुमने इंटरेस्ट चुकाया है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, समझो। तो फिर भी ये नॉन ऑपरेटिंग है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया ना। तो 20,000 रुपए मैंने प्लस कर दी। ओके, सैलरी बराबर है, परचेस ये भी बराबर है। यहाँ पे 20,000 रुपए डिविडेंड ऐसा है कि जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा, तो मैं क्या करूंगा, वो डिविडेंड को क्या करूंगा, माइनस। तो अब ध्यान से सुनो, तो 1,50,000 रुपए जो है ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा है। अब समझ में आया कि नहीं? हेलो, क्लियर? तो हम यहाँ जो प्लस माइनस जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किस चीज के लिए, फॉर नॉन कैश, मतलब जो रोकड़ा नहीं, या तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। सर व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग, या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, समझ में आ रहा है? ऐसी आइटम जो हमारे प्रॉफिट में खुशी हुई है, उसको हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मालूम है, हमारा प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट ये इनप्योर है। व्हाट इज दैट? इनप्योर। इसे हम मिक्स करके, एडजस्टमेंट करके एकदम प्योर प्रॉफिट बाहर निकाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं ये पीएनएल का पूरा एग्जांपल लेने वाला हूं, इसमें जितनी जितनी चीजें आती है वो सब वैसे कैसे एग्जांपल लिया था कैश बुक का, इसका भी वैसे ही लिया। बट इसमें आपको क्या करना है मालूम है, प्लस एक्सपेंसेस एंड माइनस इनकम्स। लेकिन कौन सी वाली, कौन सी वाली, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, यस और नो। जैसे डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट पेड, हाँ ध्यान से सुनना। या तो मैं ऐसा ऐसा करूं, इसमें जो लिखा है ना, हाँ देखना, इसने क्या लिखा है, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट पेड, बराबर है। फिर माइनस डिविडेंड रिसीव्ड, यस और नो। फिर इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन पेड, माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। फिर ध्यान से सुनना, यहां और एक एडजस्टमेंट आएगा, ये जो हो जाएगा ना उसके बाद यहां पर प्लस एंड माइनस एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। सर ये क्या है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज? ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप क्या बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपके डेटर्स में
क्या है आपके डेटर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आपके डेटर पहले 15,000 रुपए थे, अब 12,000 रुपए क्लोजिंग है, उसका मतलब 3,000 रुपए का पैसा आ गया। हाँ या ना? पहले ओपनिंग बैलेंस कितनी थी? 15, अब कितनी हो गई? 12। तो क्या तेरे डेटर के ऊपर तेरे को तरस आ गया? नहीं, उसने 3,000 दिया होगा, तो ये तेरी कैश फ्लो में बढ़ाएगा ना, पैसा आया ना इतना। ये होता है एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, यस और नो? यस। करंट असेट मतलब स्टॉक, डेटर, कैश, कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड। करंट लायबिलिटी मतलब क्या? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। समझ में आ रहा है? उसमें जो भी तब्दीली आती है, ओपनिंग क्लोजिंग में जो डिफरेंस आता है, ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस आता है, उसकी वजह से जो कैश जनरेट होता है या जाता है। जैसे मैं आपको बोला हूं कि तुम्हारे अभी समझो क्रेडिटर्स, ओपनिंग में तुम्हारे 1 लाख के क्रेडिटर है, क्लोजिंग में तुम्हारे 75,000 के क्रेडिटर है। उसका मतलब 25,000 तुमने रीपे किया होगा कि नहीं? तो ये यहां से कम होगा ना, कि उतना पैसा तेरा गया। यहाँ तेरे 15,000 डेटर थे और फिर 12,000 हो गए, उसका मतलब डेटर का पैसा आया तो तेरा कैश फ्लो बढ़ गया। यहाँ तेरा पैसा गया तो कैश फ्लो कम हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट लिखा जिसे हम बोलेंगे CADA। सर ये क्या है? करंट असेट डिक्रीज एड। करंट असेट के कोई भी कंपोनेंट डिक्रीज होते हैं तो ऐड करें। तो करंट असेट इंक्रीज लेस, करंट असेट डिक्रीज है तो करंट असेट इंक्रीज लेस, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज एड एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज लेस। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं? ये यहां आ जाए, ये CADA तो शॉर्टकट का फॉर्मेट है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? हेलो भाई, नहीं समझ रहे हो? CADA शॉर्टकट છે, CAD करंट असेट डिक्रीज एड। वो क्यों करने का वो मैं समझाएगा ना फिगर्स, वो क्यों करेगा तो अच्छा अभी समझा देगा। ये करंट असेट है, डेटर એટલે करंट असेट અને क्रेडिटर એટલે करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट असेट है। ध्यान से सुन, आए ना? ध्यान से सुनना, करंट असेट डिक्रीज हुआ, भाई 15 માંથી 12 થાય તો डिक्रीज क्यों के नहीं यार? જવાબ તો દો यार, પ્લીઝ હાથ જોડો, તમે કંઈક બોલો તો મને ખબર પડે કે તમને સમજાય કે નથી। તમે આમ જ જોઈએ રાખો તો એનો મતલબ મારે શું સમજવું કે સમજાય છે કે નથી સમજાય? ન સમજાય તો ના પાડો। તમને કહો 15,000 का पेमेंट तुम्हारा, મારે તમારી પાસેથી 15,000 ફી લેવાની હતી ઓપનિંગમાં, હવે 12,000 થઈ ગઈ, કારણ તમે મોઢું ધોઈને આવ્યા હતા, તમને ગમી ગયા એટલે તમે ઓછા કર્યા। क्यों? तूने 3 दिया होगा तो मेरा कैश, तो करंट असेट डिक्रीज, कैश ऐड, आके ना मेरे को फैकल्टी को ओपनिंग में ₹1,00,000 देना है, क्लोजिंग बैलेंस उसका 75,000, उसका मतलब 25,000 मैंने दे दिया, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज लेस, तो बाकी तो एड लेस समझ सकते हैं ना इसके आधार पे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल के बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गए, बिफोर वर्किंग कैपिटल, आई सॉरी आफ्टर वर्किंग कैपिटल, आई एम सॉरी, आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड। ठीक है, फिर यहां और एक चीज, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और फिर ये जो मिलेगा तुम्हें
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? फिर से एक बार समझे, डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्या? देखो, बिजनेस में पैसा आता है और पैसा जाता है, हाँ या नहीं? ठीक है। पैसा कहां से आता है? कस्टमर के पास से, जिसको हमने उधार दिया। दूसरा, ये टाइम पे जो रोकड़ा किया वो, तो दो जगह से पैसा आया। पेमेंट कहां जाता है? या तो तुम सप्लायर को परचेस करते हो माल, उसको दे दिया, या तो तुम एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह दोगे, और क्या दोगे? सर इंटरेस्ट, डिविडेंड, हमें खुदा ऑपरेटिंग है, इसमें कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है। फिर तू टैक्स पे करेगा, तो कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। प्लस माइनस इसलिए कि कभी कभी क्या हो गया कि रेलवे में तुम्हारा माल खो गया, रेलवे ने कंपेंसेशन दिया, या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वो अलग रखने का। और फिर नेट तेरे को क्या मिलेगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलो ये डायरेक्ट समझा। अब इनडायरेक्ट में तेरे को तेरे पीएनएल अकाउंट से बेस लेना है। किसको बेस लेना है? किससे बेस लेना है? पर देख बेटा, तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सब खिचड़ी घुसी हुई है। डिविडेंड घुसा है, रेंट घुसा है, डेप्रिसिएशन घुसा है, ऐसे सब खिचड़ी है। तो सब तेरे को छूटा पाड़ना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? छूटा पाड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट। क्या दिखा रहा है? और तेरे को चाहिए कैश प्रॉफिट। तेरे को कौन सा चाहिए? वो भी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, आया ना? तो तेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? प्रॉफिट दिया कितना है, समझ में आया कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ, उसमें से ये सब चीजें प्लस माइनस। ये क्यों? क्योंकि जो एडजस्टमेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉन ऑपरेटिंग, उसे प्लस माइनस कर दो, कर दिया, आया ना? इसका मतलब ये तूने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस कर लिया। फिर से एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस कर लिया, आया ना? ये तूने बैलेंस शीट का एनालिसिस कर लिया। यस। क्योंकि कुछ पैसा ऐसा है, अगर तेरे को डेटा रीपेमेंट करता है तो उसकी फिर पीएनएल में आती है। डेटर तेरे को पैसा चुकाएगा तो पीएनएल में उसकी इफेक्ट आती है। उसकी इफेक्ट कहां से ढूंढनी पड़ेगी? बैलेंस शीट। इसलिए ये वर्किंग कैपिटल, मतलब इसके लिए तेरे को पीएनएल देखना है, उसका सब झमेला इधर देखने का, फिर बैलेंस शीट एनालिसिस करना है, डेटर क्रेडिटर सब, उसका एनालिसिस यहां करना है, और फिर जाके तेरे को मिलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तुम्हें कितना कमा है। सर આ મજા નથી, બરોબર? આ ઈઝી છે, ये थोड़ा लफड़े बात, बराबर? मतलब ये क्या है मालूम है? ये जैसे यूट्यूबर हमें जिंदगी दिखाते हैं ऐसे, ये एक्चुअल में जिंदगी होती है वैसी है। बट है, आप इसे कॉपी करो, इसके और एग्जांपल मैं करूंगा। अरे ये तेरे को कैसे सीधा दिमाग में घुस गया, घुस गया, वैसे ही मैं इसके भी एग्जांपल बनाऊंगा, टेंशन मत, तो दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। हाँ तो लॉस रखने का नो प्रॉब्लम, हाँ सारा वैसे भी आएगा। तेरे को लॉस का क्वांटम भी तो पता चले कि लॉस कितना, और शायद हो सकता है कि इधर लॉस दिखा है तो ये एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करके शायद प्रॉफिट में करना। चलो कॉपी करो सबको। ठीक है चलो।